सुशीला जी अपने गांव में आराम से रहती थी। कुछ समय पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उनके एक बेटा था। वह शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह कभी कभार अपनी माँ को देखने आ जाता था, लेकिन आदर्श के पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने उससे कहा कि अब तुम्हारी माँ यहाँ पर अकेले रहकर क्या करेगी, तो तुम उन्हें अपने साथ शहर ले जाओ। लेकिन बेटा और बहू अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ शहर नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके जाने से उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। लेकिन समाज और रिश्तेदारों की वजह से उन्हें न चाहते हुए भी अपने साथ ले जाना पड़ा। सुशीला जी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बेटा और बहू दोनों काम करने जाते थे, जिसके चलते वह सुबह निकल जाते थे और शाम को ही आते थे। सुशीला जी घर पर दिन भर अकेली रहती थी और घर में पड़ा जो बाकी का काम होता था वह सब कर दिया करती थी। कुछ समय बाद सुशीला जी की तबीयत खराब रहने लगी, जिसके चलते वह घर का कुछ काम नहीं कर पाती थी और उन्हें अपनी बहू पर निर्भर होना पड़ रहा था। इस कारण बहू उन्हें अपने घर से बाहर निकालना चाहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आदर्श, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, कहीं छोड़ आओ। तब आदर्श अपनी माँ को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है, जिसके चलते वह इस हॉस्पिटल में एक बेड पर लेटी हुई थी और करवटें बदल रही थी। दिन भर इतने लोगों के बीच रहते हुए भी वह अकेलापन महसूस करती थी। उनसे बात करने वाला भी उनके पास कोई नहीं था। इस तरह समय काटना उन्हें बड़ा मुश्किल लगता था। कभी बेचैन होने लगती तो पास में लेटे मरीज के साथ जो आते उनका मोबाइल लेकर गाने सुन लेती थी। वह भी कितनी देर तक सुनती और वह मोबाइल उन्हें वापस कर देती थी। फिर वापस बिस्तर पर लेटी रहती। लेटे लेटे उनके मन में एक ही ख्याल सताता रहता कि बीमार व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल, उसकी मजबूरी होती है ऐसे माहौल में रहना, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। फिर भी देखो, फूटी किस्मत की हॉस्पिटल में रहने को मजबूर हूँ। बहू के कारण स्वस्थ होते हुए भी हॉस्पिटल में रहने को सुशीला जी मजबूर थी। उनका बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, इसलिए उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। उसके ससुराल वाले भी ऊंचे घराने के थे, लेकिन सुशीला जी एक साधारण ग्रामीण महिला जो इन सब दिखावों से अलग थी। सुशीला जी की एक आँख ही थी, जिस कारण उनकी बहू और पोती उनसे नफरत करती थी। एक दिन सुशीला जी उनके पास आकर उनके पास सोफे पर बैठने लगी तो वह कहने लगी, दादी, आप यहाँ सोफे पर मत बैठो, अंदर अपने कमरे में जाओ, मेरी कुछ सहेली घर पर आने वाली हैं। तो सुशीला जी बड़े प्यार से बोलीं, अरे बेटा, मैं तो थोड़ी सी जगह में बैठी हूँ, तेरी सहेली के बैठने के लिए यहाँ बहुत सी जगह है। नहीं, आप उनके सामने नहीं बैठेंगी, मेरी सहेलियाँ चिढ़ाती हैं, मुझे बेइज्जती महसूस होती है। उनकी पोती चिल्लाने लगी,
तो अंदर से उनकी बहू शिखा की आवाज़ आई, क्या हुआ बेटी, क्यों गुस्से से चिल्ला रही हो? मम्मी देखो ना, दादी हमेशा यहाँ सोफे पर बैठी रहती हैं। घर पर मेरी सहेली आने वाली हैं, लेकिन दादी अपने कमरे में जाती ही नहीं। उसी समय गुस्से से चिल्लाती हुई उनकी बहू शिखा बाहर निकली और बोली, माँ जी आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? बिना मतलब हमारी बेइज्जती करवाती हो। ज़रा हमारे स्टैंडर्ड का भी ख्याल किया करो। बेचारी सुशीला जी चुप रहकर अपने कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गईं। दरअसल उन्हें अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता था। दीवारों को देखते देखते कब तक अपना समय काटती, इसलिए बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती थी, यह सोचकर कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के चेहरे तो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बहू और पोती को वह फूटी आँख नहीं सुहाती थी। आदर्श को अपनी पत्नी और बेटी का यह व्यवहार अच्छा तो नहीं लगता था, परंतु फिर भी अपनी माँ को अपमानित होते देख चुप रह जाता था, क्योंकि यदि वह कुछ कहता तो पत्नी और बेटा दोनों ही उसका विरोध करते थे। कुछ दिन बीते तो शिखा ने अपने पति आदर्श से कहा, सुनो, परसों पार्टी के लिए घर पर मेरी सहेलियां आ रही हैं। तुम तो जानते हो कि सब की सब कितनी हाई स्टैंडर्ड की हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमेशा यहीं सामने बैठी रहती हैं और कोई भी आता है तो शुरू हो जाती हैं अपने गांव की भाषा में उनसे बातें करना। मुझे तो बड़ी शर्म महसूस होती है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ को जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर आदर्श बोला, शिखा तुम पागल तो नहीं हो गई? इस उम्र में मैं माँ को वापस छोड़कर आऊँगा तो सारे रिश्तेदारों में और गांव वालों में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी कि इतना बड़ा आदमी होकर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कहकर वह रूठ कर बैठ गई और अपने पति को साफ शब्दों में कह दिया कि या तो अपनी माँ को गांव में छोड़ो, नहीं तो किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, क्योंकि अब उन्हें अपने घर में हरगिज नहीं रहने दूंगी। तब बेटे ने एक उपाय सोचा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को सामान सहित अपनी कंपनी के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया और सुशीला जी अपने बेटे के अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड में पहुंच गईं, या यूं कहो कि पहुंचा दी गईं, क्योंकि वह भी अपने बेटे बहू के लिए एक सामान की तरह ही थी, जिसके सुख दुख और इच्छाएं किसी के लिए मायने नहीं रखते थे। समय समय पर वार्ड बॉय आकर उन्हें खाना दे जाता था तो उसी के साथ ही थोड़ी देर हालचाल बांट लेती थी। मरीजों के लिए बना खाना उन्हें पसंद तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी मन मार कर चुपचाप खा लेती थी। कुछ दिन बीते ही थे कि कोरोना की बीमारी के कारण अस्पताल के सभी प्राइवेट वार्ड भरने लगे, लेकिन मरीज आते ही जा रहे थे। इसका भुगतान भी सुशीला जी को करना पड़ा। उन्हें प्राइवेट वार्ड से निकालकर जनरल वार्ड में करवा दिया गया और अब सुशीला जी इधर उधर जहाँ भी नज़र दौड़ाती तो चारों ओर मरीज ही मरीज नज़र आते। मरीजों के बीच रहकर अब तो वह खुद को भी बीमार महसूस करने लगी थी। लेकिन
इतना ही काफ़ी नहीं था। जब जनरल वार्ड भी भरने लगे तो सुशीला जी अस्पताल के हॉल में बिठा दी गईं। हॉल में बैठे हुए बेचारी सुशीला जी मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन वह अपना घर छोड़कर बेटे के साथ शहर आने को तैयार हो गई थी। बैठे बैठे वह पुराने दिनों की यादों में खो गईं। जब से सुशीला जी अपने ससुराल में आई थी उनके हिस्से केवल और केवल गरीबी ही आई थी। उनके पति खेतों में मजदूरी करते थे जिससे कुछ खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए सुशीला जी ने पति के साथ लोगों के खेतों में काम किया। शादी के 1 साल बाद जब बेटा आदर्श पैदा हुआ तो बेटी दामाद की गरीबी को देखते हुए सुशीला जी के माता पिता ने उन्हें एक गाय उपहार में दी थी ताकि माँ और बच्चे को दूध की कोई कमी ना हो। सुशीला जी अपने बेटे के लिए रखकर बाकी का दूध आस पड़ोस में बेच देती थी जिससे थोड़े पैसे मिल जाते थे। बेटा बड़ा होने के साथ खर्च बढ़ने लगे तो उन्होंने बिना किसी शर्म किए लोगों के घरों में बर्तन साफ किया, झाड़ू पोछा किया। उसे अच्छा जीवन देने के लिए माँ बाप दोनों ने दिन रात एक कर दिया। उनका बेटा आदर्श पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था जिस कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी। अपनी होशियारी और माँ बाप की मेहनत के बलबूते पर उसने पढ़ाई पूरी की। पुरानी यादों में खोई सुशीला जी सोचने लगी कि इसी बेटे के खातिर मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी की। वह एक बार प्यार से माँ कहकर पुकारता तो सारा प्यार उस पर लुटा देती थी। संसार के सारे सुख उसकी झोली में डाल देना चाहती थी मैं, और आज वही बेटा अच्छी जगह जॉब करता है तो अपनी बूढ़ी माँ भी उसे बोझ लग रही है। रह रह कर सुशीला जी की आत्मा उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने बेटे के पास जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब वह यहाँ नहीं रह सकती, या तो बेटा उन्हें गांव में छोड़कर आए, नहीं तो वह स्वयं गांव के लिए निकल जाएंगी। अपनी माँ के अस्पताल में रहने से परेशान तो आदर्श भी था, क्योंकि अस्पताल के स्टाफ के लोग भी धीमे आवाज़ में इस बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। आज माँ ने स्वयं कह दिया तो आदर्श अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए राजी हो गया। अगले दिन रविवार था। आदर्श अपनी माँ को गांव छोड़ने की सारी तैयारी करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के लिए निकल गया। गांव में सुशीला जी और उनके बेटे का खूब स्वागत हुआ। 6 महीने से बंद पड़े पुराने मकान की साफ सफाई का काम पड़ोसियों ने कर दिया। सामने वाले घर से शांति चाची ने उनके आने का समाचार जाना तो 2 गिलास चाय के साथ बिस्किट लेकर आ गईं। सब लोगों ने सुशीला जी के अचानक आने का कारण जानना चाहा तो आदर्श ने बात बनाते हुए कहा, वह क्या है ना, माँ को आप सब गांव वालों की याद आ रही थी, इसलिए कुछ उदास थी। 2-4 महीने
गांव में रहेंगे तो हवा पानी बदल जाएगा। यह सोचकर माँ को यहाँ ले आया। ऐसा कहकर आदर्श ने असली बात छुपानी चाही, लेकिन शांति चाची की अनुभवी आंखें उसी समय सारा मामला समझ गईं और बोली, बेटा, तेरी बेचारी माँ ने जिंदगी को बहुत दुखों में काटा है, इसलिए अपनी माँ को भूल मत जाना, कभी इसका दिल ना दुखाना। कैसी बातें करती हो चाची, माँ को कैसे भूल जाऊंगा? आखिर दुनिया में उनके अलावा मेरा है ही कौन? अपनी माँ की सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आते जाते रहने का आश्वासन देकर उसने अपनी माँ के हाथों में 20,000 रुपये दे दिए और बोला, माँ, मुझे लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए काफ़ी होंगे। हर महीने जब मिलने आऊँगा तो खर्च के लिए पैसे भी दे जाऊँगा। ऐसा कहकर बेटा अपने शहर वापस चला गया। गांव में सुशीला जी अकेली रह गईं। पड़ोसियों से गृहस्थी की ज़रूरत का कुछ सामान मंगवाया, लेकिन महंगाई इतनी थी कि किसी तरह सब्जी, राशन और दूध के लिए ही रुपए बच पाए। लेकिन फिर सोचने लगीं कि ज़रूरी तो नहीं कि हर रोज़ दाल सब्जी ही बनाई जाए। नमक मिर्च की रोटी तेल के साथ भी आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ तो जीऊँगी। फिर अगले महीने बेटा भी मिलने आ जाएगा और खर्च के पैसे भी दे जाएगा। अगले महीने की 1 तारीख होते ही उनके बेटे ने 10,000 का मनी ऑर्डर भेज दिया। सुशीला जी जो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही समझ गई कि अब उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आने वाला, शायद अपने काम में व्यस्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 3 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा और सुशीला जी को भी कोई समस्या नहीं हो रही थी। वह अपने घर का खर्च चला लेती थी। लेकिन चौथे महीने बेटे ने मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा। बेचारी सुशीला जी मुश्किल से अपनी दाल रोटी का खर्च निकाल पा रही थी। महीने के आखिर में तो यह हाल हो गया कि उनके हाथ में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लोगों से उधार लेकर वह अपना काम चला रही थी। दूध वाले का भी काफ़ी उधार हो चुका था। आस पड़ोस की औरतें और सुशीला जी की कुछ बूढ़ी सहेलियां भी कभी कभार उनके पास आकर बैठ जाती थी। बड़े आदमी की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपा उनका दर्द सब जानती थी, परंतु सुशीला जी कभी अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती थी। आते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों अम्मा, पैसे कब तक दोगी? सुशीला जी झूठी हंसी हंसकर बोल देती, जल्दी ही मेरे पैसे आ जाएंगे और फिर तू कौन सा भागा जा रहा है? यह समझ लेना कि अपनी दादी को दूध पिलाया था। लेकिन इन बातों से कब तक गुजारा चलता? आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। अब वह राशन लेने
राशन वाले की दुकान पर भी नहीं जाती थी। घर में राशन के सारे डिब्बे खाली थे। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोलकर देखा तो थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे 2 रोटी बनाई। जैसे ही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठी तो उसी समय दरवाजे से आवाज़ आई। कोई भूखा भिखारी लाचार स्वर में भीख मांगते हुए कहने लगा, अम्मा, भूखे को 1 रोटी दे दो। भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। सुशीला जी, जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही लगी थी, उस भिखारी की यह बात सुनते ही अचानक रुक गईं और सोचने लगीं कि 1 रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र बढ़ती है। उसने तुरंत उसमें से 1 रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची 1 रोटी जैसे ही बैठकर खाने लगीं, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी आस से उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने आधी रोटी उस कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गईं। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास के दुकानदारों से उधार लेकर काम चला लूं, लेकिन अगले ही पल विचार आया कि दुकानदार 1 दिन सामान उधार देंगे या 2 दिन देंगे, आखिर तो वह भी पैसा मांगेंगे ही। और फिर पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था। सुशीला जी भूख से व्याकुल होते हुए बेचारी खाली पेट अपनी चारपाई पर पड़ी थी। कई बार सोचती कि किसी के घर में बर्तन मांजने का काम कर लें या फिर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दें। कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे, लेकिन फिर बड़े आदमी की माँ होने की मर्यादा उनके आगे आ जाती। यही सोचकर पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करती और चुपचाप बैठ जाती। रात हुई तो खाली पेट ही सो गईं, लेकिन उम्मीद अभी बनी हुई थी कि बेटा पैसे ज़रूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गईं। पेट में आंतें सूख रही थी। सुशीला जी की भूख बढ़ती जा रही थी। सब्र कर पाना भी कठिन था। खाली पेट बेचारी सुशीला जी बार बार मनी ऑर्डर के इंतज़ार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगीं, लेकिन गली तो दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गईं। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ आई तो सुशीला जी बाहर की ओर दौड़ी। देखा तो गायों के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घरों में बची खुची रोटियां उन गाड़ी में डाल रही थी। सुशीला जी बेचारी निहाल होकर अपने घर के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठ गईं। वह एक पल गाड़ी में डाली जाने वाली रोटियों को देखती तो दूसरी ओर डाकिये के इंतजार में गली को निहारने लगीं। सुशीला जी की आँखों से आंसू बहने लगे, परंतु आंखें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटी पर थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गईं तो
सुशीला जी जाती हुई गाड़ी की तरफ बड़ी तेजी से भागी। जब उन्होंने देखा तो कोई नहीं था। सुशीला जी ने जल्दी से गाड़ी में हाथ डाला। जितनी भी रोटियां हाथ में आईं उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर तुरंत घर लौट आईं और एक गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गईं। फिर अपने भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगीं। साड़ी के पल्लू में से सूखी रोटी निकाली तो रोटी को देखते ही सुशीला जी को उनमें अपने अमीर बेटे की तरक्की नज़र आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैं तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी कि आज मैं गाय के हिस्से की रोटी चुराकर खाने को मजबूर हो गई हूँ। थोड़ी देर में कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटियों को देखकर पूंछ हिलाने लगा। सुशीला जी ने एक रोटी कुत्ते को भी डाल दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था, परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी। इसलिए अपनी आत्म सम्मान को भूल करके वह बेचारी रूखी सूखी रोटियां पानी के साथ खाने लग गईं। शाम के समय पड़ोसन आ गई। सुशीला जी के पास बैठ गईं। उन्हें उदास देखकर पूछने लगीं, आदर्श तो कह गया था कि थोड़े दिनों में मिलने आएगा, लेकिन वह तो ऐसे गया कि तुझे देखने भर को भी नहीं आया। उसी समय सुशीला जी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोसन बोली, मैं समझती हूँ सुशीला, जब अपनी औलाद ही ऐसी हो तो किसी का क्या जोर। कहने को तो तेरा बेटा अमीर आदमी है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। बात काटते हुए सुशीला जी बोली, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। कोई न कोई मजबूरी होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपनी माँ को भूल जाए। तभी पड़ोसन बोली, अरे सुशीला बहन, इतना ही लायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों ना रख पाया। एक बूढ़ी माँ उस पर इतनी भारी पड़ गई कि उसे बुढ़ापे के वक्त बेसहारा और अकेले छोड़कर चला गया। पड़ोसन की बातों ने सुशीला जी के दिल को चीरकर रख दिया। सोचने लगी, गांव में जितने भी लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, नौकरी करते हों या मेहनत मजदूरी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखे हुए हैं। मेरे अमीर बेटे से तो यह अनपढ़ गंवार ही भले। सुख दुख में पूरा परिवार एक साथ तो है। फिर सोचने लगी कि शायद मेरी ही किस्मत में कोई खोट होंगी। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया कि आखिर कब तक मैं अपने अमीर बेटे के नाम की दुहाई देती रहूँगी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी ज़िंदगी किसी के भेजे गए पैसों की मोहताज तो नहीं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर मैं इतनी मजबूर कैसे हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ जाए। ऐसा सोचते हुए सुशीला जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठी और अपने कमरे में गईं और कमरे में जाकर
अपने पुराने बक्से की ओर देखा। बक्से पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। झाड़ पोंछ कर बक्से का ताला खोला। बक्से में सबसे ऊपर सुनहरे गोटे से चमकता एक खूबसूरत सा लाल लहंगा नजर आया, जिसे पहनकर कभी सुशीला जी ने अपने इस घर में आई थी। उस लहंगे को देखते हुए सुशीला जी की आंखों से आंसू निकल आए और फिर कुछ सोचते हुए बक्से में से सारा सामान एक एक करके बाहर निकालने लगी। तभी बक्से के अंदर एक कोने में लाल रंग की एक छोटी सी पोटली उनके हाथ लगी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सुशीला जी का मंगलसूत्र पड़ा था, जो उनकी शादी के समय उनके पति ने उनके गले में पहनाया था। उस मंगलसूत्र को देखते ही सुशीला जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जो थोड़े बहुत गहने उनके मायके और ससुराल वालों ने उन्हें पहनाए थे, उन गहनों को वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पहले ही बेच चुकी थी, लेकिन अपने पति की इस निशानी को वह बिल्कुल बेचना नहीं चाहती थी। आंखों में आंसू लिए सुशीला जी अपने पति की तस्वीर को देखते हुए बोली, जीवन में लाख उतार चढ़ावों के बावजूद इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक नहीं बेचा था, लेकिन आज हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी आँखों के आंसू पोंछे और बक्से में पड़ी एक अन्य पोटली में से चांदी के कुछ गहने निकाले। चांदी के गहने और मंगलसूत्र उन्होंने अपने पल्लू से बांध लिए। तुरंत घर को ताला लगाकर सुनार की दुकान पर पहुंच गईं और जाकर सुनार को अपने गहने दिखाए और बड़ी आस से सुनार से पूछने लगीं कि भाई, इन गहनों का क्या दाम लगाओगे? मंगलसूत्र को बड़ी बारीकी से देखते हुए सुनार बोला, मंगलसूत्र का वजन तो अच्छा खासा है, लेकिन चांदी के गहनों का कुछ खास पैसा नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जोड़ घटाकर 70,000 रुपये उनके हाथ में दे दिए। पैसे हाथ में लेते ही सुशीला जी के दिल को एक राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुंची। कुछ राशन का सामान खरीद कर ले आईं। आज बहुत दिनों के बाद सुशीला जी ने पेट भर कर खाना खाया था। पेट में कुछ खाना गया तो उनके अंदर दुगनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वह गाय या भैंस खरीद लें तो उसका दूध निकाल कर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय को पालने का काम तो सुशीला जी पहले भी कर चुकी थी। उन्हें चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छे तरीके से आता था। सुशीला जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंची, जो गाय
भैंसों को खरीदने बेचने का काम किया करता था और मुखिया से अच्छी नस्ल की एक गाय खरीदी। घर पहुंचकर उन्होंने गाय के लिए जगह बना दी। थोड़ी ही देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय को सुशीला जी के घर में छोड़ गया और कुछ चारा भी डाल गया। गाय अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 15 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी ज़रूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध सुशीला जी बेचने लगीं। दूध की डेयरी वाले उनसे काफ़ी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगे। अब सुशीला जी भी अच्छा खाने पीने लगीं और उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई। वह गाय की बड़े दिल से सेवा करती। हाथ में पैसे आ गए तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उन्होंने एक भैंस भी खरीद ली और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 70 वर्ष की उम्र में भी सुशीला जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो सुशीला जी उनकी सहायता करती और खूब आशीर्वाद देती। दूध दही का सारा खर्चा भी उठाती। देखते ही देखते सुशीला जी की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे। उधर शहर में उनका बेटा आदर्श तो जैसे अपनी माँ को भुला ही बैठा था। एक दिन दया शंकर जी, आदर्श के फूफा जी, जो कनाडा में रहते थे, भारत आए तो आदर्श के घर पहुंच गए। आदर्श और उसकी पत्नी ने उनका खूब स्वागत किया। बेटा आदर्श, तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ है भाभी? दया शंकर जी ने पूछा तो शिखा हड़बड़ाते हुए बोली, फूफा जी, वह बात यह है कि उनका यहाँ दिल नहीं लगा, इसलिए वह अपने गांव वापस चली गईं। दया शंकर जी ने देखा कि कमल और उसकी पत्नी शिखा दोनों की नज़रें झुकी हुई थी। दया शंकर जी की अनुभवी आँखों को सारा माजरा समझते देर न लगी और बोले, ठीक है, कल हम भाभी जी से मिलने के लिए गांव चलेंगे। अगले दिन जब सब लोग गांव में पहुंच गए, जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो पीछे से शांति चाची की आवाज़ आई, आदर्श बेटा, तू आज आया है? अपनी माँ को गांव में छोड़कर कौन सी जगह चला गया था जो दोबारा देखने तक नहीं आया? इतनी बात सुनते ही दया शंकर जी ने आदर्श और शिखा की ओर तिरछी नज़रों से देखा तो सब लोग घर के अंदर चले गए। लेकिन घर में जो कुछ उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। सामने ही एक गाय और एक भैंस बंधी हुई थी और एक लड़का चुस्ती से दौड़ता हुआ गाय और भैंस की सेवा कर रहा था। इससे पहले कि आदर्श उससे कुछ पूछता, सुशीला जी गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लिए बाहर आईं। तभी आदर्श अपनी माँ के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तो दया शंकर जी बोले,
वाह बेटा, तुमने तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तेरे होते हुए तेरी माँ को यह दिन भी देखने पड़ेंगे, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी सुशीला जी बोली, नहीं भाई साहब, आदर्श की कोई गलती नहीं है। तो दयाशंकर जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ। फिर शिखा की ओर देखते हुए बोला, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना, जिस कारण तुम्हें किसी को उनसे मिलाने में शर्म आती है। दयाशंकर जी की यह बात सुनकर शिखा कुछ बोल ना पाई। फिर आदर्श की ओर देखते हुए दयाशंकर जी बोले, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। यह बात सुनते ही सुशीला जी उन्हें कुछ ना बताने का इशारा करने लगी। तो दयाशंकर जी ने कहा, नहीं भाभी, यह बताना जरूरी है। आदर्श, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। इसके चलते तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक आँख दी थी, जिससे तुम्हारी माँ कुरूप हो गई और तुम्हें अपनी आँखें मिली और तुम इस संसार को देख पा रहे हो। यह बात सुनते ही आदर्श और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पश्चाताप से भरा आदर्श अपनी माँ के पैरों से लिपट कर जोर जोर से रोते हुए बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दो माँ। सुशीला जी ने अपने बेटे को चुप कराते हुए उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी बहू और पोती ने भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि आज से आप हमारे साथ रहेंगी, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशीला जी के ममता भरे दिल ने सबको माफ़ कर दिया, लेकिन अपने बेटे बहू के साथ जाने से साफ मना कर दिया। आदर्श ने रूंधे गले से बार बार माँ को अपने साथ चलने की प्रार्थना की, लेकिन सुशीला जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ शहर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक की दया से अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात जो यह कि यहाँ मैं इज्जत से जी रही हूँ। अब बेटा और बहू शहर जा रहे थे। जब माँ से मिलकर बेटा और बहू अपने घर वापस जाने लगे तो बेटे ने अपनी माँ को कुछ पैसे देने चाहे। जैसे ही उसने पैसे अपनी माँ की ओर बढ़ाए तो सुशीला जी को उनमें वही रूखी सूखी रोटियां नज़र आने लगी, जिन्हें खाकर उन्होंने अपनी लाचारी के दिन बिताए थे और उनका हृदय अंदर तक कांप गया। फिर भरे गले से बोली, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है बेटा, अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बस मेरी बात याद रखना, ना तो इंसान को सफलता मिलने पर घमंड में चूर होना चाहिए और ना ही कभी विपरीत परिस्थितियों में हार माननी चाहिए। अब सुशीला जी अपने गांव में रहकर आस पड़ोस की औरतों के साथ हंसती बतियाती और अपने जीवन का आनंद लेती थी। वह अब इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। बेटे और बहू कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करते थे। वह अपनी माँ को मान और सम्मान
दिया करते थे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।